हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आ जाओ फटाफट से अपने यूनिट 3 अब करते हैं, जिसका हम करेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम क्या है? आरसीएम। आरसीएम का मतलब क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैम, मैंने यूनिट 1 के अंदर यूनिट 2 में बहुत बार आरसीएम आरसीएम पढ़ा है। जब मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर कराया था आपको, तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पर्सन जिसको अपनी इनपुट के ऊपर जो इनपुट सर्विसेज ले रहा है और आरसीएम में टैक्स पे करेगा, तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। तो मैम, इतनी बार मैंने आरसीएम पढ़ा है, अब आरसीएम फाइनली आपका चैप्टर आ गया है। अब ध्यान से समझना आरसीएम का कंसेप्ट कहता क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले आ जाओ बेटा इंट्रोडक्शन के ऊपर। आरसीएम को हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या है? देखो, वैसे तो जनरल सिनेरियो के अंदर, नॉर्मल सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि एक सप्लायर होता है। सप्लायर आपको सर्विसेज देता है, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विस की हो, रिसिपिएंट को। अब जो रिसिपिएंट है वो क्या करता है? मान लो 1 लाख की जो भी गुड्स या सर्विस की सप्लाई है, उस पर 18% का जीएसटी लग के 18,000 रुपये लग जाते हैं। रिसिपिएंट जो है सप्लायर को 1,18,000 रुपये देते हैं। अब सप्लायर क्या करता है? 1 लाख रुपये तो अपनी जेब में डालता है, 18,000 रुपये का जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देता है। अगर ये आपका ऐसे एल शेप का मैकेनिज्म चलता है जिसमें सप्लायर की लायबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा के दे जीएसटी का अमाउंट, तो इसका हम कहते हैं एफसीएम, विच इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। पर गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के साथ मिलकर कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को नोटिफाई कर दिया, और नोटिफाई करके क्या कहा कि भैया हम रिसिपिएंट के कंधों पे जिम्मेवारी डाल देते हैं कि उसको पढ़ेंगे तो 1,18,000 ही, पर वो 1 लाख रुपए सप्लायर को देगा और बाकी के 18,000 रुपये रिसिपिएंट खुद मुझे जमा करवाएगा। विच मीन्स ट्रांजैक्शन सीधी डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रही है। वहाँ पे सप्लायर की इन्वॉल्वमेंट जीएसटी को लेकर खत्म हो जाती है। अब वो कौन लोग होंगे बेटा? नोटिफाइड ही सप्लायर होगा, नोटिफाइड ही रिसिपिएंट होगा, और जो सप्लाई है वो भी नोटिफाइड ही होगी। मतलब आरसीएम हर केस में नहीं लगेगा। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के साथ गवर्नमेंट ने जो जो ट्रांजैक्शन बताई है, जिसका मतलब जो सप्लायर नोटिफाइड है, जो रिसिपिएंट नोटिफाइड है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन के ऊपर आरसीएम का मैकेनिज्म लगता है। ठीक है, तो आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू दूं। चैप्टर में कुछ भी नहीं करना, आपको बस 3 चीजें लर्न करनी है। नोटिफाइड सप्लायर कौन है, नोटिफाइड रिसिपिएंट कौन है, और नोटिफाइड सप्लाई क्या है। तीनों चीजें परफेक्ट मैच हो रही है, टिक टिक टिक, तो आरसीएम लगेगा। अगर आरसीएम नहीं लग रहा तो एफसीएम लगेगा। ठीक है, आरसीएम का सिंपल सा कंसेप्ट ये कहता है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करवाने की जिम्मेवारी अब ऐसे नहीं चलेगी, डायरेक्टली चलेगी। ठीक है जी, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है? रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा फॉर सर्टेन नोटिफाइड सप्लाईज। नॉर्मली सप्लायर लाइबल होता है, पर रिवर्स चार्ज के अंदर जो बर्डन है वो शिफ्ट कर दिया जाता है और वो रिसिपिएंट के ऊपर आता है। शिफ्ट इन द लाइबिलिटी एंड कंप्लाइंस। पहले लाइबिलिटी किसकी थी? सप्लायर रिसिपिएंट से 18,000 रुपये कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता था। पहले लाइबिलिटी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर की थी। अब यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी होगी? यहाँ पे लाइबिलिटी रिसिपिएंट की होगी कि रिसिपिएंट खुद 18,000 रुपये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा। तो अंडर रिवर्स चार्ज द recipient become liable for GST payment and compliance tax like registration, tax deposit, return filing। अरे भैया, सीधी सी बात यह है कि आज रिसिपिएंट जो है गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कब करवा पाएगा? अनलेस एंड अनटिल ही गेट्स अ रजिस्ट्रेशन। जब तक वो रजिस्टर ही नहीं होगा तब तक वो टैक्स कैसे पे कराएगा? जब तक रजिस्टर ही नहीं होगा तब तक वो अपनी रिटर्न फाइलिंग कैसे करेगा? तो सिर्फ टैक्स नहीं डिपॉजिट कराएगा, वो जितने भी आपके कंप्लाइंसेस वगैरह होते हैं वो सारे के सारे उनका भी भार रिसिपिएंट के ऊपर ही चल जाता है। ठीक है जी, दिस शिफ्ट अप्लाइज टू स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ सप्लाई डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। यही चीज बताई गई कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, दुनिया जहान की हर ट्रांजैक्शन पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन पे लगता है जो कि बेटा नोटिफाइड है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ सप्लाई है, जिसके अंदर आपको 3 चीजें हमेशा याद रखनी है। सप्लायर नोटिफाइड, रिसिपिएंट नोटिफाइड और सप्लायर नोटिफाइड। तीनों अगर मैच कर रही हैं आपकी आरसीएम की पैरामीटर से तो आरसीएम, अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं कर रही तो फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है जी, अच्छा आगे पढ़ो। द रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे द टैक्स बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। ठीक है जी, जिसको कहाँ पढ़ेंगे? सेक्शन 9(3) और 9(4) के अंदर पढ़ेंगे, और वो सिमिलर सेक्शन हमारे आईजीएसटी एक्ट में कहाँ दे रखे हैं? 5(3) और 5(4), सीजीएसटी एक्ट में 9(3)(9)(4), आईजीएसटी एक्ट में 5(3)(5)(4। अभी इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ एक चीज क्लियर करनी है, आरसीएम पढ़ेंगे, लायबिलिटी टैक्स डिपॉजिट करवाने की रिसिपिएंट किया गवर्नमेंट को। रिसिपिएंट सिर्फ टैक्स लायबिलिटी डिपॉजिट करवाएगा नहीं, उसके जितने भी कंप्लाइंसेस है, रजिस्ट्रेशन लेने के, रिटर्न फाइल करने के, टैक्स डिपॉजिट कराने के सारे रिसिपिएंट के ऊपर डाल दिए। पर क्या हर ट्रांजैक्शन पे लगेगा? नहीं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन में जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू नोटिफाइड है।
अब बेटा मैं आपको लेकर चलती हूँ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर सर्विसेज के ऊपर कि ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है जिसमें आरसीएम लगता है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको जेन्युइन बात बताती हूँ, आपको बेटा इन सारी ट्रांजेक्शन का लगाना है रट्टा। आपको पता होना चाहिए कि मेरा नोटिफाइड सप्लायर कौन है, मेरा नोटिफाइड रिसिपेंट कौन है और मेरी सप्लाई किस चीज़ की है। अगर सप्लायर रिसिपेंट ट्रांजेक्शन तीनों ओके है तो आरसीएम नहीं, अदरवाइज आरसीएम नहीं लगेगा। तो अब आपको सबसे ज़्यादा फोकस सर्विसेज के अंदर कहाँ पे करना है, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मैम आरसीएम कब लगेगा। आरसीएम नहीं लगेगा तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, अगर वो नहीं लगेगा तो क्या वो एग्जेम्प्ट तो नहीं है। मतलब देखो तीन ही तरीके हो सकते हैं एक ट्रांजैक्शन के ऊपर, या तो रिवर्स चार्ज में रिसीपेंट उस पर टैक्स पे करेगा, या फिर फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर उस पर टैक्स पे करेगा, या फिर गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन की एंट्री में डाल दिया, क्लेरिफिकेशन दे दी कि भैया ये तो चीज़ जो ट्रांजैक्शन है वो एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी ही नहीं लगेगा। या तो रिसीपेंट देगा या सप्लायर देगा या जीएसटी ही नहीं लगेगा। ये तीनों चीज़ें हमें आरसीएम के अंदर पढ़ के चलनी है इन द केस ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज। सारी सर्विस पे लगता है नहीं, जो जो नोटिफाइड है उस पर लगेगा। तो आ जाओ सबसे पहली चीज जीटीए की सर्विस। अच्छा मैम ये जो सीरियल नंबर 1 है ये सीरियल नंबर अपने ऐसे ही लगा रखे, नहीं ये आपके एंट्री नंबर है। आरसीएम के अंदर जो जो आपकी एंट्री है वो मैंने यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर रखी है। सबसे पहली बेटा आपकी क्या आती है, जीटीए की सर्विस। जीटीए का मतलब क्या होता है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। मान लो अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, अगर मैं एक बिजनेस एंटिटी हूँ, मुझे अपने सामान यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचाने तो मैं किसकी हेल्प लूंगी, किसकी सर्विस लूंगी, जीटीए की, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की। अब देखो सीधी सी बात, जीटीए किस तरीके से काम करता है, ये एक तरीके के आपके गुड्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे पहुंचाने की आपको सर्विस देता है। ठीक है जी, एक तरीके से समझ लो कुरियर एजेंसी की सर्विस होती है। तो जीटीएस सर्विसेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, बाय रोड। मतलब क्या, अगर जीटीए की सर्विस एयर के थ्रू, वेसल के थ्रू जा रही है तो मैम उस केस के अंदर आरसीएम वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। आरसीएम कब लगेगा, अगर बाय रोड हो रहा है तो पहली चीज क्लियर है। अच्छा अब मैम जीटीए होता क्या और वो अदर लोगों से कैसे डिफरेंट है। जीटीए क्या होता है, एक तरीके की ना आपकी एक ऐसी एजेंसी है जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, वो आपको ना कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं। अब कंसाइनमेंट नोट का मतलब क्या है, एक तरीके से अगर आप भी किसी कुरियर एजेंसी के पास जाते हो, जीटीए के पास जाते हो, तो आपको एक बिल्टी कॉपी देते हैं, आपकी एक तरीके से एक स्लिप होती है जो कि कभी येलो कलर की होती है, कभी रेड कलर की होती है, एक तरीके पिंक कलर की होती है, स्लिप होती है एक तरीके से आपकी। तो वो क्या होती है, आपकी कंसाइनमेंट नोट, कि भैया हम ऑथराइज कर रहे हैं कि हमने आपसे सामान लिया है और हम यहाँ पे आके पहुँचाएंगे। तो अगर वो कंपनी जो है, अगर जो वो एजेंसी है, कोई भी जो है, वो अगर आपको कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहे हैं तो बेटा वो जीटीए की सर्विस के अंदर आएगा। अब जीटीए के पास ना दो ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन क्या, या तो वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करे या फिर वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करे। अब मैंने आपको लेक्चर 1 में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बताई थी, आरसीएम जब मैं आपको समझा रही थी, क्या बताई थी कि बेटा देखो अगर आरसीएम का कंसेप्ट है तो उस केस में सप्लायर जो है उसको इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स के ऊपर जो भी आईटीसी है, जो भी उसने जीएसटी पे किया था उसका आईटीसी मिलने वाला नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि अगर ट्रांजैक्शन आपकी आरसीएम में फॉल हो रही है तो जो सप्लायर है उसको इन तीनों में से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, आईटीसी मिलने वाला नहीं है। तो देखो अब जीटी के पास ना दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, जीटीए जो है वो क्या कहेगा कि भैया मुझे टैक्स पे करना नहीं है, जो भी रिसिपेंट है सर्विस का, मतलब जो भी बिजनेस एंटिटी वगैरह है या जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे करके चलेगा। तो देखो इफ द जीटीए डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अगर वो कहता है मुझे फॉरवर्ड चार्ज में मुझे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं नहीं पे कर रहा, तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, आरसीएम एप्लीकेबल होगा। जो रिसिपेंट होगा सर्विस का, चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे वो बिजनेस एंटिटी है, वो टैक्स पे करवा के चलेगा। कितना, जो रिसिपेंट होगा वो 5% का टैक्स पे करवाएगा उस ट्रांजैक्शन के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाओ, इफ द जीटीए सर्विसेज इज सप्लाइड टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, अगर जीटीए की सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को मिल रही है तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा, रिसिपेंट जो होगा वो टैक्स पे करवा के चलेगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखो इसके कुछ ना एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या, अगर जीटीए की सर्विसेज किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट की किसी एजेंसी को जो कि टीडीएस में रजिस्टर है, जिसने टीडीएस में आपको रजिस्टर किया है टैक्स काटने के लिए, मतलब एक तरीके से अगर आप समझो, लॉजिक बिल्डअप करो कि अगर जीटीए ने अपनी सर्विस गवर्नमेंट को दी है तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को इतना फोर्स नहीं करेंगे, गवर्नमेंट पे इतना कंप्लाइंस बर्डन नहीं डालते, उस केस के अंदर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा। तो समझो अगर जीटीए ने
अपनी सर्विसेज किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल है। पर भाई अगर जीटीए ने अपनी सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट को किसी को दी है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट की एजेंसीज वगैरह को, तो उस केस के अंदर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अब यहाँ आ जाओ, अगर जीटीए ने अपनी सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो उस केस सिनेरियो में क्या होगा, उन्होंने ना कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन जो रिसिपेंट है उनको नोटिफाई कर रखा है। अगर वो ये है तो आरसीएम लगेगा, अगर वो ये नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड चार्ज भी नहीं, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो देखो, अगर जीटीए ने अपनी सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, कॉर्पोरेशन सोसाइटी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, एओपी, सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो उस केस के अंदर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ये लोग टैक्स पे करवा के चलेंगे। सच नोटिफाइड अनरजिस्टर्ड पर्सन विल पे टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। और इस हिसाब से अगर कोई भी पर्सन जिसको टैक्स पे कराना है अंडर आरसीएम, तो उसको सेक्शन 24 के हिसाब से कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। अब मैम अगर ये लोग नहीं है, इनके अलावा कोई और है, जैसे कि मान लो कोई एक सोल प्रोप्राइटर है जिसकी खुद की कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, कोई एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। अब सवाल ये उठते हैं, आरसीएम नहीं है तो क्या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, जीटीए टैक्स पे करवा के चलेगा? अरे भैया ये सर्विस जो है वो एग्जेम्प्ट है। मैम कहाँ पढ़ी थी, दिमाग पे अगर जोर लगाओगे तो हमने एग्जाम्शन में पढ़ रखी है। देखो हमने ये चीज़ एग्जाम्शन में भी कर रखी है। इधर आ जाओ, अगर जब मैं आपको एग्जाम्शन पे लेकर चलूँ तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में अगर गुड्स आपके रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जीटीए या कुरियर करवा रहा है, तो वो टैक्सेबल है। अगर वो अदर रूट ट्रांसपोर्ट है, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था ठेला गाड़ी वगैरह हो गई, तो बेटा वो एग्जेम्प्ट है। मतलब अगर मान लो कोई इंडिविजुअल ट्रक या टेम्पो ड्राइवर है, ऑपरेटर है, जो कि कंसाइनमेंट नोट को इशू नहीं कर रहा, तो वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। और यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जीटीए की सर्विस यहाँ पे कवर है, जीटीए की सर्विस कवर है। अगर कोई बंदा ठेला गाड़ी, बुलक कार ये सब चला रहा है, तो उसकी ट्रांजेक्शन इवन दो बाय रोड है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को मिल रही है जो कि यहाँ पे नोटिफाइड नहीं है, तो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे आ जाओ, ऑप्शन नंबर 2, जीटीए कहते हैं भैया मैंने सामान खरीदा था, टेम्पो वगैरह खरीदे थे, मैंने खूब सारा उस पर जीएसटी पे किया था, मुझे तो आईटीसी चाहिए। तो जीटीए के पास ऑप्शन है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में चाहे तो 12% का उसको टैक्स, 18% का टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। इफ द जीटीए ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो वो रजिस्ट्रेशन ले लेगा जीएसटी के अंदर, टैक्स पे करके चलेगा 18% का, टैक्स इनवॉइस को वो इशू करेगा विद द डिक्लेरेशन कि भैया मैं तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना चाहता हूँ। अपना जो भी उसने आईटीसी लिया था, जो भी आईटीसी जीएसटी दिया था ऑन इनपुट, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज, वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। अगर जीटीए की सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को मिली है जो कि फॉल नहीं कर रहा नोटिफाइड कैटेगरी में, मतलब अगर जीटीए की सर्विसेज इन लोगों को मिली है, तो उस केस के अंदर अगेन वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज भी नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पढ़ो, वंस जीटीए एक्सरसाइज द फॉरवर्ड चार्ज ऑप्शन, अगर जीटीए ने एक बार कह दिया कि भैया मैं तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर मैं टैक्स पे करूंगा, देन इट हैज़ टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज अनलेस इट शिफ्ट टू आरसीएम बाय फिलिंग डिक्लेरेशन इन द 4th क्वार्टर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया तो उसको फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा, अनलेस वो अपने आप को आरसीएम में शिफ्ट ना कर ले। ठीक है, आरसीएम में शिफ्ट कब करेगा वो अपने आप को, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के 4th क्वार्टर में उसको बताना पड़ेगा कि भैया अब मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना नहीं चाहता, मैं तो आरसीएम में रिसिपेंट से टैक्स पे करवाना चाहता हूँ। अगर जो नोटिफाइड पर्सन है, ये जो लोग हैं लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उस केस में आरसीएम भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ये जो लोग हैं, ये लोग बेटा आपके टैक्सेबल टेरिटरी में होने चाहिए, अगर ये टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर मैं आपको कंसोलिडेट करके दूँ कि जीटीए क्या है, तो जीटीए सर्विस के अंदर आपके दोनों मैकेनिज्म फॉल करते हैं। आपका फॉरवर्ड चार्ज भी लगता है, आपका रिवर्स चार्ज भी लगता है। बेसिकली जीटीए को ऑप्शन दिया जाता है आपको किसके अंदर टैक्स पे करवाना है। रिवर्स चार्ज के अंदर 5% का होता है, फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए खुद पे करके चलता है। अगर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहे हैं तो वो जो भी उसका इनपुट था, कैपिटल गुड्स थे, इनपुट सर्विस था, उनका आईटीसी ले सकता है। रिवर्स चार्ज में उनका आईटीसी नहीं लेगा। अब बेसिकली रिवर्स चार्ज जो होता है कब एप्लीकेबल है, अगर जीटीए ने अपनी सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, आरसीएम लगेगा। उस केस के अंदर अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो गवर्नमेंट आ गई तो आरसीएम नहीं लगेगा। गवर्नमेंट पे वो लायबिलिटी, कंप्लायंसेस, बर्डन वगैरह इंपोज करना नहीं चाहते। अगर जीटीए ने अपनी सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो क्या वो
अनरजिस्टर्ड पर्सन इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो आरसीएम लगेगा, इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, सोल प्रोप्राइटर वगैरह एचएफ वगैरह है तो आरसीएम नहीं लगेगा, इवन तो एफसीएम भी नहीं लगेगा, ये तो एग्जेम्प्ट ही हो जाएगी। जीटीए के पास दूसरा ऑप्शन, जीटीए में दूसरा ऑप्शन क्या है कि भैया वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर सकता है, जिसके लिए ऑब्वियसली टैक्स पे करना है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट है, टैक्स इनवॉइस वो इशू करेगा। अब वो अपनी जो पर्ची वगैरह होती है वो नहीं देगा, कंसाइनमेंट नोट नहीं देगा, फुल फ्लेज अपना टैक्स इनवॉइस इशू करके देगा, और जो भी उसने जीएसटी पे किया था उसका वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। पर वही अगर जीटीए ने कहा कि भैया मैं तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा, पर सर्विस किसको दी, इन लोगों को सर्विस दी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगेन एग्जेम्पशन है, फॉरवर्ड चार्ज में उसको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, वो ट्रांजैक्शन ही आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो बेटा देखो, आपको इस चार्ट के थ्रू रिवीजन करनी है। अगर आप सोचो कि मैम इसके अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे को सब लर्न हो जाए, ये आपकी रेपिटेटिव रिवीजन पे ही आपको लर्न होगा। आपको जस्ट 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, सप्लायर मेरा ये है, रिसिपेंट मेरा ये है, ट्रांजैक्शन मेरी ये है, ठीक है। अब सेकंड आ जाओ लीगल सर्विसेज के ऊपर। अगर सर्विसेज, कोई भी लीगल सर्विसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन दे रहा है, कोई इंडिविजुअल एडवोकेट दे रहा है, कोई सीनियर एडवोकेट दे रहा है, या फिर कोई फर्म ऑफ एडवोकेट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किसी भी बिजनेस एंटिटी जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा और बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करवा के चलेगी, ठीक है जी, प्रोवाइडेड वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड हो। मैम सवाल ये उठता है, अगर जो मेरी बिजनेस एंटिटी है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, तब क्या होगा बेटा, उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो जाएगा। अब इसका मैं आपको लॉजिक देती हूँ, क्यों। अगर सीधी सी बात ये समझो, लीगल सर्विस, आज यहाँ का लॉयर इंडिया के बाहर किसी बिजनेस एंटिटी को, किसी बाहर की कंपनी को सर्विस दे रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बाहर वाली कंपनी को बोलेगी कि भैया मुझे जीएसटी पे कराओ ना, इंडिया की रेगुलेशन है जीएसटी पे कराओ ना। गवर्नमेंट कहती है कि हम यहाँ के बंदों को कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर के बंदों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस केस में आरसीएम नहीं लगाएंगे, फॉरवर्ड चार्ज लगाएंगे। उस केस में आरसीएम नहीं लगाएंगे, फॉरवर्ड चार्ज हम लगाएंगे। अब अच्छा इसको याद कराने का लॉजिक, लीगल सर्विस वाले लॉयर्स वो तो पढ़े लिखे हैं, उनको क्यों एग्जेम्प्ट कराया, वो क्यों जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना ले, सीधी सी बात ये बताओ। गवर्नमेंट ये सोचती है कि भाई उसने इतनी पढ़ाई करी है, उसको कहाँ हम सीए वगैरह में घुसा रहे हैं, उसने इतनी अच्छी लॉ की पढ़ाई करी है, उसको कहाँ जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कंप्लाइंसेस वगैरह में डाल रहे हैं। बिजनेस एंटिटी का काम क्या है, उसका तो काम ही यही है, कंप्लाइंसेस करते रहो, फुलफिल अपने एनुअल रिपोर्ट बनाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, तो उस पर जीएसटी का बर्डन लगा दिए कि भैया तुम टैक्स पे करवा के चलो। इन लोगों को कहा कि भैया आप कहाँ फंसोगे, लॉयर एडवोकेट साहब आप कोई बात नहीं, आप जो काम कर रहे करते रहो, जो ट्रांजैक्शन पे जीएसटी बनेगा हम बिजनेस एंटिटी से वसूल लेंगे। पर अगर आपने वो एंटिटी बाहर की थी, इंडिया से बाहर की थी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड थी, तो उस केस में भैया हमारे भी हाथ पैर बंधे हुए हैं, हम आप ही से बोलेंगे, आप ही टैक्स पे करवा के चलोगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। अब ये जो लीगल सर्विस है बिल्कुल सेम फॉल करती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज के अंदर, कि अगर कोई भी सर्विसेज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी भी बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, तो अगर वो बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है तो उसकी 100% लायबिलिटी बनती है रिवर्स चार्ज के अंदर, बिजनेस एंटिटी जो है वो टैक्स पे करवा के चलेगी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, ऐसा प्राइवेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होता है जो कि पार्टीज बनाती है। मैंने आपको समझा भी रखा है, अगर मैं आपको बेटा एग्जाम्पशन में लेकर चलूंगी ना, तो देखो मैंने आपको क्या समझाया था, एग्जाम्पशन इन लीगल सेक्टर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आपका इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, और यहाँ पे मैंने आपको सीनियर एडवोकेट भी कवर करवा दिया था। तो मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई थी बेटा, देखो मैंने आपको बताया था अगर वो नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है, मतलब इंडिविजुअल वगैरह को दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है, नॉन बिजनेस को दे रहे हैं एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट को दे रहे हैं एग्जेम्प्ट है, नॉन बिजनेस को दे रहे हैं एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट को दे रहे हैं एग्जेम्प्ट है। पर अगर 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 वो किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं और बिजनेस एंटिटी को ऐसे दे रहे हैं, बिजनेस एंटिटी के अंदर भी अगेन 2 बाइफिकेशन थी कि अगर उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट थी, उसकी थ्रेशोल्ड ब्रीच हो रही थी, तो आरसीएम में टैक्स पे होगा। अगर उसकी थ्रेशोल्ड ब्रीच नहीं हो रही थी, वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल नहीं है, तो बेटा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखो बेसिकली उन्होंने आपको आरसीएम में क्या बताया, बिजनेस एंटिटी को दी तो आरसीएम लगेगा, बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करवा के चलेगी। एग्जेम्पशन ने आपको इसी को ही फर्दर क्लासिफाई कर दिया। एग्जेम्पशन ने आपको क्या बताया कि ठीक है आरसीएम तो लगेगा, पर उसमें भी एक कंडीशन है कि बिजनेस एंटिटी जो हो आपकी वो रजिस्टर होनी चाहिए, मतलब लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसकी थ्रेशोल्ड ब्रीच होनी चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। समझ रहे हो, बेसिकली वो ऐसी बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए जो कि लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। अगर वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तो एग्जेम्प्ट कर दो, अगर है तो टैक्सेबल कर दो, ठीक है। इसके आगे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। पर देखो मैंने आपको इंटरलिंकिंग भी एस्टैब्लिश करवा दी कि यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, इस केस में भी यही पढ़ाया था कि अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर ऐसी है कि वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो टैक्सेबल है, और टैक्सेबल भी कैसे, रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है। पर अगर वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है ही नहीं तो गवर्नमेंट कहती है फॉरवर्ड चार्ज में नहीं, एग्जेम्प्ट करो सीधा।
तो यही चीज़ बेटा मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड होना चाहिए, प्रोवाइडेड उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो ऐसी हो कि वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो। अगर ये बिजनेस एंटिटी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उस केस में जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ जाओ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के बारे में, ठीक है। आप समझते क्या हो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज से, आप क्या समझते हो? देखो सीधी सी बात ये समझो, आईपीएल का मैच हो रहा था, कोका कोला ने अपनी एडवर्टाइजमेंट करवानी चाहिए, तो बेसिकली वो क्या कर रही है, वो पेमेंट कर रही है फॉर द स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। मतलब बेसिकली जो स्पॉन्सर की सर्विसेज है वो कौन किसको दे रहा है, आईपीएल जो है वो कोका कोला को दे रही है। मतलब बेसिकली अगर मान लो उसने बीसीसीआई से करवाया या किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट से करवाया कि भैया मेरा इस इवेंट के अंदर मेरा ब्रांड का प्रमोशन होना चाहिए, तो वो जो इवेंट के अंदर हो रहा है, वो जिस ब्रांड के अंदर हो रहा है, मतलब जो इवेंट के अंदर हो रहा है, वो कोका कोला को स्पॉन्सर की सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो इन रिलेशन टू एनी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, अगर कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब कोका कोला बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो कि टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, वो सर्विस स्पॉन्सरशिप की किससे ले रही है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो उस केस के अंदर जो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है वो आरसीएम में टैक्स पे करवा के चलेगी। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि सप्लायर ये होना चाहिए, रिसिपिएंट ये होना चाहिए और सर्विस ये होनी चाहिए। अगर पता है कंफ्यूज करने के लिए क्या कहेंगे, आपको बोलेंगे यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को स्पॉन्सर की सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर आरसीएम नहीं लगेगा। क्या लगेगा, फॉरवर्ड से लगेगा। बिकॉज इन चीज़ों को आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर, नोटिफाइड सप्लायर कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। जो रिसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आ जाओ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी, जिसकी एंट्री है 5 या फिर 5A। अब देखो मैं एक बात बताती हूँ, गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी बहुत सारी सर्विसेज देती है, वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड वो सर्विस नहीं है जो कि पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर है। पार्ट 2 और 3 में टोटल 4 सर्विसेज कवर है। कौन कौन सी? सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अगर रेलवे की मिनिस्ट्री लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है, रेलवे किस चीज़ की सर्विस देगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की, तो बेसिकली अगर ये वाली सर्विस मिल रही है लोगों को, या फिर सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट वगैरह की सर्विस मिल रही है, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल शिफ्ट इनसाइड और आउटसाइड द पोर्ट, पोर्ट के अंदर बाहर बेसिकली एयरक्राफ्ट और वेसल की सर्विस मिल रही है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर की सर्विसेज मिल रही है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो कि सप्लायर है उन सर्विसेज के, वो टैक्स पे करवा के चलेंगे। अब इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक सिंपल सा ये है कि मैम ये जो सर्विसेज मिल रही है वो एक अल्टीमेट कंज्यूमर को मिल रही है। जो इंडियन रेलवे में जा रहे हैं वो आप जैसे मेरे जैसे लोग जा रहे हैं, अगर हमारे को ही आरसीएम में डाल दे कि भैया हम गवर्नमेंट पर तो बर्डन नहीं लगा सकते, कंप्लायंस बर्डन आप ही को पकड़ते हैं। अब आप मेरे जैसे लोग अगर रेलवे में ट्रैवल करना चाहते हैं, हम क्या पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाए कंपल्सरी, टैक्स पे करवा के चले और फिर जाके ट्रैवल करें? अगर मुझे एक स्पीड पोस्ट की सर्विस चाहिए तो क्या मैं पहले रजिस्ट्रेशन करवाऊँ? अगर मुझे गुड्स या पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन करनी है, जो कि सर्विस कौन दे रहा है, मान लो सीधी सी बात है गवर्नमेंट ने बसेस वगैरह चलवाई, तो अगर मैं बस में यहाँ से यहाँ ट्रैवल भी कर रही हूँ एक जगह से दूसरी जगह पे, तो क्या मैं पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाऊँ, टैक्स पे करवाऊँ? तो बेसिकली ये जो सर्विसेज है ना गवर्नमेंट की, वो एक अल्टीमेट कंज्यूमर को मिल रही है। आप समझ रहे हो, उस कस्टमर को मिल रही है जो कि बिल्कुल मतलब जो होता है ना बिल्कुल एंड लेवल ऑफ चेन में। तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं करेंगे। उस केस के अंदर जो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी है वही फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जीएसटी पे करवा के चलेगी। ये तो 3 सर्विस की बात होगी। चौथी सर्विस क्या है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत सारी गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज जो होती है वो लोगों को रेंट कर देती है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब 2 बाइफिकेशन है यहाँ पे, अगर वो जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी रेंट कर रही है तो ये सिनेरियो लगेगा, और अगर वो जो प्रॉपर्टी है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे रेंट कर रही है तो फिर ये सिनेरियो लगेगा। अब अगर वो जो प्रॉपर्टी रेंट करी जा रही है वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को करी जा रही है, तब तो मेरा काम हो गया। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, भैया तू टैक्स पे करके चल। एंट्री 5A का कहता है आरसीएम एप्लीकेबल होगा, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करवा के चलेगा। पर अगर सवाल ये उठता है कि जो प्रॉपर्टी रेंट हो रही है वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो रही है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को हो रही है, तो उस केस में क्या होगा? एंट्री 5 का एक्सेप्शन आएगा। भैया उस केस के अंदर जो गवर्नमेंट है,
लोकल अथॉरिटी है वो टैक्स पे करवा के चलेगी फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। वेरी वेरी इजी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर रजिस्टर्ड को हो रही है तो टैक्स पे करवा आरसीएम में, अगर अनरजिस्टर्ड को हो रही है तो आप क्या करेंगे, उस केस के अंदर गवर्नमेंट के हाथ पर बंधे हुए वही टैक्स पे करवा के चलेगी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है। एक और सिनेरियो क्या था इसका, अगर वो जो सर्विस है रेंटिंग वगैरह की वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दे रही है, तो अंडर फॉरवर्ड चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही टैक्स पे करवा के चलेगी, इररिस्पेक्टिव कि रजिस्टर्ड को दे रही है अनरजिस्टर्ड को दे रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कहते हैं कि भैया इसका इतना अच्छा वो है मतलब सब चीज़ें कि वो हर चीज़ हैंडल कर सकती है, कंप्लाइंस वगैरह कर सकती है, बहुत बड़ी हमारी मिनिस्ट्री, छोटी मोटी बात नहीं है। तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर वही टैक्स पे करवा के चलेगी, चाहे रिसिपेंट रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब ये वाला सारा कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब नॉर्मल सी चीज़, अगर इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज हैं अदर देन पार्ट 2 और पार्ट 3, इन दोनों सर्विस को हटाने के बाद जितनी भी सर्विसेज हैं जो कि एक बिजनेस एंटिटी को दे रही है, गवर्नमेंट एक बिजनेस एंटिटी को दे रही है, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा, बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करवा के चलेगी। गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को जा रही है उस पर आरसीएम लगेगा। अगर वो 4 सर्विसेज हैं, ये 3 सर्विसेज, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। चौथी वाली सर्विस रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, 2 बाइफिकेशन बनेगी। अगर वो गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी दे रही है, रजिस्टर्ड को दे रही है आरसीएम, अनरजिस्टर्ड को दे रही है एफसीएम। अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है तो उस केस के अंदर एफसीएम लगेगा, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी आगे चलते हैं। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आरआरडी। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है, रहने लायक घर। अब घर के अंदर आप रहो या घर के अंदर अपना ऑफिस बनाओ, हमें मतलब नहीं है, हमने तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब क्या है, जिस घर में आप रह सकते हो। तो अगर ये जो सर्विस है बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, कोई भी पर्सन कर रहा है, एनी पर्सन, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, कोई भी हो यार, बिजनेस एंटिटी हो, आप मेरे जैसे लोग हो, कोई भी हो, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो तो रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी बनती है, वो जीएसटी पे करवा के चलेगा आरसीएम के अंदर। अब दूसरा सवाल, ये तो एंट्री 5AA हो गई। अब 5AB की बात करते हैं। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तब क्या, कमर्शियल कौन सी, जो रेजिडेंशियल नहीं है। तो अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग कर रही हूँ, तो अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन दे रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी को किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, और ध्यान रखने वाली बात क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन डीलर नहीं होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड पर्सन नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर होना चाहिए, कॉम्पोजिशन लिवाइज सेक्शन 10 में रजिस्टर नहीं होना चाहिए। तो उस केस के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि कॉम्पोजिशन डीलर नहीं है, नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड है, उसकी लायबिलिटी बनती है, वो जीएसटी की पेमेंट करवा के चलेगा आरसीएम के अंदर। तो देखो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में क्या है, कोई भी पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या है, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि कॉम्पोजिशन वाला नहीं हो। मैम ये सारे याद कैसे होंगे बेटा, देखो इसका एक सिंपल टेक्निक क्या है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आपको चीज़ें हो जाएंगी, एक बार हमने पढ़ लिया। आपको क्या करना है इस लेक्चर के बाद, आपको सर्विसेज के लिए आपको यहाँ पे एक टेबल बनानी है, सप्लायर, रिसिपिएंट, ट्रांजेक्शन, ये टेबल बनानी है, और यहाँ पे एक बना लेना एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है इस चीज़ की, आपको ये टेबल खुद से अपनी बनानी है, आपकी मुश्किल से एक 1 पेज की टेबल बनेगी और आपको उसको ही रिवाइज करना है। ठीक है। अगर मैं आपको बेटा लेकर चलती हूँ, यहाँ आ जाओ, ये मैंने आपको सिखाया था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। मैंने आपको क्या बताया था, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल, एग्जाम्पशन पे लेके चल रही हूँ, ध्यान से देखो। रेंटिंग कर रहे हैं हम अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का, मतलब फ्लैट का, हाउस का, विला का, ठीक है, कोई भी करे, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, रेंटिंग कर रहे हैं कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, किसको कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये देखो किस पर्पस के लिए हो रहा है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो रहा है, रहने वाला घर रहने के लिए यूटिलाइज हो रहा है। तो उस केस के अंदर क्या करते थे हम, अगर रेंटिंग हो रही है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आरसीएम एप्लीकेबल होगा, रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स। अगर कोई भी पर्सन चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी। अगर इस केस सिनेरियो के अंदर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एफसीएम नहीं है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये मैं आपको साइड बाय साइड क्यों करवा रही हूँ, तो आपको फिल्टरिंग हो जाए कि मैम एग्जेम्पशन कहाँ कहाँ पे लग रही है मेरी, तो वो बेटा एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर वही रहने लायक घर कमर्शियल पर्पस के लिए दिया जा रहा है तो दोनों केस में क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया आरसीएम, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं है। याद रखने का तरीका, रहने वाला घर रहने के लिए यूटिलाइज हो रहा है, रजिस्टर्ड को दिया गया आरसीएम, अनरजिस्टर्ड को दिया गया एग्जेम्प्ट। रहने वाला घर अपना ऑफिस वगैरह बनाने के लिए यूटिलाइज हो रहा है, रजिस्टर्ड को दिया आरसीएम, अनरजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज। वैसे तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट होना चाहिए था, पर रहने वाला घर आप कमर्शियल के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो देखो इसी को मैंने यहाँ पे आपका कंसोलिडेट कर दिया, दिस इज योर मास्टर चार्ट। क्या चार्ट है, रहने वाला घर रहने के लिए ही यूटिलाइज हो रहा है,
अनरजिस्टर्ड को दिया एग्जेम्प्ट, रजिस्टर्ड को दिया रिवर्स चार्ज। रहने वाला घर कमर्शियल यूज के लिए यूटिलाइज हो रहा है, रजिस्टर को दिया रिवर्स चार्ज, अनरजिस्टर्ड को दिया फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, आगे हाथ कमर्शियल का भी देख लेते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई शॉप, वेयर हाउस वगैरह, क्या होगा इस पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। पर अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन के रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है अदर देन कॉम्पोजिशन लिफाई वाला, तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। समझ रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैंने आपको यूनिट 1 करवाई थी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई होंगी, अब जाके आपको समझ में आएगा अच्छा मैम अनरजिस्टर्ड पर्सन देना चाहिए किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अदर देन कॉम्पोजिशन लिफाई वाला, तो उस केस में आपका आरसीएम एप्लीकेबल होगा, जो कि ये रही आपकी बात। अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अदर देन कॉम्पोजिशन लिफाई वाला, तो उस केस के अंदर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो पढ़ो, कमर्शियल प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज में ही जा रही है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी और पर्सन को दे रहा है टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। पर अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कॉम्पोजिशन लिफाई वाले को दे रहा है तो रिवर्स चार्ज। ठीक है, अब आ जाओ सर्विसेज बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर की बात करी जाती है, अगर डायरेक्टर किसी भी कंपनी का या बॉडी कॉर्पोरेट का अपनी सर्विसेज दे रहा है, डायरेक्टर की सर्विस दे रहा है किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो जो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट है वो आरसीएम में टैक्स पे करके चलेगी। एंट्री नंबर 6। अब आगे चलते इसी कोई डायरेक्टर को थोड़ा इलेबोरेट करती हूँ। अगर डायरेक्टर अपनी सर्विसेज किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं तो दो बाइफिकेशन है। किस कैपेसिटी में मैम, एज अ होल टाइम डायरेक्टर, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब एक तरीके से कंपनी की एम्प्लॉय की कैपेसिटी में वो काम करके दे रहा है। कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय की तरह काम करके दे रहा है। अगर एम्प्लॉय की तरह काम करके दे रहा है तो इसका अगर उसको सैलरी मिल रही है जिसका टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अंडर सेक्शन 192 कट रहा है। अब मुझे पता है आपको टीडीएस वगैरह को इतनी नॉलेज है नहीं, ठीक है, पर एक चीज़ समझना कि अगर उसको सैलरी के रूप में वो पैसा मिल रहा है, कंपनी के एम्प्लॉय की तरह, बॉडी कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय की तरह वो काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शन या फिर सप्लाई नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने आपको बताया था इसको सप्लाई मानेंगे ही नहीं, ये पैरा 1 शेड्यूल 3 में आएगा। इंटरलिंकिंग समझ रहे हो, 3 पैरा थे आपके, पैरा 1 3 शेड्यूल थे आपके, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 क्या बात करता था, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई है तो। शेड्यूल 2 क्या बात करता था, क्लासिफिकेशन दूंगा सप्लाई गुड्स की है या सर्विस की है। शेड्यूल 3 मैं बताऊंगा नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। उसका पैरा 1 के अंदर मैंने आपको चीज़ बताई थी कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज एम्प्लॉयर को दे रहा है तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं मानी जाती। तो वही चीज़ बेटा यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखी है। पर अगर वो जो डायरेक्टर वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, पार्ट टाइम डायरेक्टर है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, पूरा पूरा दिन वहाँ नहीं लगा रहता, पार्ट टाइम है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो अब देखो अदर सर्विसेज ऑफ डायरेक्टर जो है, अगर जो डायरेक्टर है वो काम कर रहा है, जैसे कि कमीशन अर्न कर रहा है, बैठ रहा है तो सिटिंग फी ले रहा है, जिसका टीडीएस उसका सेक्शन 194 जे में कट रहा है। जे अगर मैं आपको याद कराऊँ ना तो प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करते हैं कि अगर कोई भी डायरेक्टर ने आपको प्रोफेशनल सर्विसेज दिए तो जीएसटी पेबल होगा आरसीएम के अंदर, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट वो टैक्स पे करवा के चलेगी। पर वही अगर जो डायरेक्टर है वो पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं, पर्सनल कैपेसिटी में, डायरेक्टर के खुद के प्लॉट वगैरह पड़े हुए थे, कंपनी को जमीन चाहिए थी फैक्ट्री बनाने की, डायरेक्टर ने उसको कहा कि ठीक है मैं आपको रेंट पे दे देता हूँ, लीज पे दे देता हूँ, तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द कंपनी बाय द डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर वो रहे, डायरेक्टर वो ना रहे, प्रॉपर्टी तो उसकी लगी रहेगी, यूज होती रहेगी, डायरेक्टर को पैसा मिलता रहेगा, रेंट मिलता रहेगा, बेशक वो कंपनी का डायरेक्टर रहे ना रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। तो अगर कोई भी सर्विस डायरेक्टर ने दी है अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर तो उस पर फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा और डायरेक्टर टैक्स पे करके चलेगा। ठीक है, कि ही सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन दी थी कि अगर वो सर्विस डायरेक्टर दे रहा है अपनी डायरेक्टर की कैपेसिटी के अंदर, कंपनी का डायरेक्टर बन के वो काम कर रहा है, जैसे कि सिटिंग फी वगैरह वो चार्ज कर रहा है, तो उस पर आरसीएम लगेगा। पर अगर कोई भी डायरेक्टर ऐसी कोई सर्विस दे रहा है जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है तो उस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आपका लगेगा। ठीक है जी, अब यहाँ आ जाओ इंश्योरेंस एजेंट और रिकवरी एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट आपको पता ही है, इंश्योरेंस कंपनी अपने तमाम इतने एजेंट खोल देती है, बना देती है एक तरीके से कि भैया आप जाओ और हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के आओ। घर घर में किसी का कोई काम नहीं होता ना तो वो इंश्योरेंस एजेंट ही बन जाता है। तो देखो अगर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट, अब वो सर्विस बेशक पॉलिसी हमको बेच रहा है, कस्टमर को बेच रहा है, क्लाइंट को बेच रहा है, पर काम किसके लिए कर रहा है, कंपनी को, सर्विस को तो दे रहा है कंपनी को। तो अगर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट किसी भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी को अपनी सर्विस दे रहा है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC, GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो अगर ऐसी कंपनीज को दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है, तो उस केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी टैक्स पे करवा के चलेगी आरसीएम के अंदर। अब मैं इसका रीजन बताती हूँ। अब इंश्योरेंस एजेंट बनना इज वेरी इजी टास्क, कोई भी बन सकता है। अब इतने सारे इंश्योरेंस एजेंट, मतलब समझो कि लाखों करोड़ों इंश्योरेंस एजेंट है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी तो एक है, तो
तो भैया एक कंपनी को पकड़ना ईजी है, एक कंपनी के ऊपर रेगुलेशन लगाना ईजी है, या 1000 लोगों पे 1 लाख लोगों पे लगाना ईजी है? तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि इंश्योरेंस एजेंट की जो सर्विस है, एजेंट अगर कंपनी को दे रहा है तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अब आ जाओ एट्थ एंट्री पे, रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट कौन होते हैं? भाई तो सीधी सी बात ये समझो, अगर आपने आज बैंक से लोन लिया, आप टाइमली बेसिस पे उसकी रीपेमेंट नहीं कर रहे, तो भाई बैंक के पास इतना टाइम तो है नहीं कि बार बार आपको फोन मिलाते रहे हर 2 दिन बाद कि भैया ओवरड्यू हो गया, पैसे करवाओ, ओवरड्यू हो गया, कब करवाओगे, पेनल्टी लगेगी। तो कंपनी क्या करती है, रिकवरी बैंक क्या करते हैं, रिकवरी एजेंट को हायर करते हैं। अब रिकवरी एजेंट का काम क्या होता है? पैसे निकाल के देना, रिकवरी करवा के देना। तो अगर कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, एनबीएफसी को अपनी सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, तो उस केस के अंदर इनको कह दिया गया कि आप जीएसटी के अंदर आरसीएम में पेमेंट करवा के चलोगे। ठीक है जी। अब आ जाओ 9th पे, कॉपीराइट सर्विसेज फॉर द म्यूजिक आर्ट एक्सेट्रा। सीधी सी बात है, अगर किसी भी बंदे ने अपना म्यूजिक बनाया, कोई आर्ट बनाया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ, अपना वो चीज़ जो बनाया उसने वो ट्रांसफर कर दिया। सीधी सी बात है, आज कोई भी म्यूजिक कंपोजर वगैरह होते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, टी सीरीज बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह अपना म्यूजिक का ओरिजिनल जो उन्होंने बनाया होता है पीस, उसको दे देते हैं, और उसके बिहाफ पे वो कोई भी अपनी सर्विसेज के लिए क्या चार्ज करते हैं, रॉयल्टी वगैरह चीज़ें वगैरह चार्ज करते हैं। तो देखो, अगर आपने अब बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाई, अब वो आपने पेंटिंग जो है एग्जीबिशन वालों को दे दी, तो ट्रांसफर कर दिया अपने कोई भी आर्टिस्टिक वर्क, कोई भी म्यूजिकल वर्क ट्रांसफर किया या परमिट किया कि आप इसको यूज़ कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, उसका कॉपीराइट बनाया मैंने पर आप इसको यूज़ कर सकते हो, अपने टी सीरीज़ के चैनल पे डालो, उसको इंजॉय करो, जो कि कवर्ड अंडर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ द कॉपीराइट एक्ट रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिक और आर्टिस्टिक वर्क। हर चीज़ आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर कोई भी म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट अपनी सर्विसेज दे रहा है किसी भी म्यूजिक कंपनी को, प्रोडक्शन हाउस को, प्रोड्यूसर को, जो कि लोकेटेड टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, तो इन लोगों को बोला गया कि भैया आप आरसीएम के अंदर पेमेंट करवा के चलोगे, प्रोवाइडेड वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। अगर सीधी सी बात है, क्या अगर ए आर रहमान ने अपने जो गाने हैं वो बाहर के किसी बंदे को दे दिया, बाहर के किसी प्रोड्यूसर हाउस, प्रोडक्शन हाउस को दे दिया, तो उस केस में वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड नहीं है, तो उस केस का जो ए आर रहमान है वो क्या करेगा, वही जीएसटी के अंदर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करवा के चलेगा। ठीक है। अब आ जाओ एंट्री नंबर 9 है, कॉपीराइट ऑफ ऑथर। यहाँ पे तो म्यूजिक और आर्ट कवर हो गए, यहाँ पे बेटा ऑथर कवर है। अब ये देखो, ये आपकी सेकंड वो एंट्री है जिसके अंदर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज दोनों के ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। पहली कौन सी थी, जीटीए वाली, जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज दोनों के ऑप्शन दिए गए थे। सेकंड एंट्री कौन सी है, ऑथर वाली। ऑथर को बोला गया आपकी मर्जी है, रिवर्स चार्ज में पेमेंट करवानी है, फॉरवर्ड चार्ज में करानी है। तो देखो, अगर कोई भी सर्विस की सप्लाई हो रही है बाय वे ऑफ ट्रांसफर, परमिटिंग द यूजर एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट, या फिर ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, कोई भी ऑथर, मान लो किसी ने जिसकी आप किताब पढ़ रहे हो, वो जो ऑथर है उसने किसको बोला, टैक्स में पब्लिकेशन को, स्कॉलर्स पब्लिकेशन को, कि भैया आप मेरी बुक का मैं आपको कॉपीराइट दे रहा हूँ, आप इसको छापो, आप इसको पब्लिश करो और आप इसको बेचो। पब्लिशिंग हाउस का आपने वो दिए जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो पब्लिशिंग हाउस उस पर जीएसटी करवा के चलेगा डिपॉजिट। ठीक है जी। आरसीएम में वो जीएसटी डिपॉजिट करवाएगा, प्रोवाइडेड वो टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। पब्लिशिंग हाउस इंडिया के बाहर का है, तो उस केस में ऑथर जो है वो टैक्स पे करवा के चलेगा। अब बट अगर जो सप्लायर है, जो ऑथर है, वो चाहे तो क्या वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि भैया मैं जो टैक्सेस की पेमेंट करूंगा फॉरवर्ड चार्ज में करूंगा, मैं टैक्स पेमेंट करवा के चलूंगा। उसके एक्ट के सारे प्रोविजन का उसको कंप्लायंस करना पड़ेगा, और नॉट रिवर्सिंग द ऑप्शन विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर एक बार उसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया कि भैया मैं फॉरवर्ड चार्ज में अपनी किताब पर मैं जीएसटी पे करवा के चलूंगा, उस ट्रांजेक्शन के ऊपर मैं कॉपीराइट दे रहा हूँ टैक्स में पब्लिकेशन को, मैं जीएसटी पे करवा के चलूंगा, तो आप उस चीज को 1 साल के पीरियड में रिवर्स नहीं कर सकते कि 2 ट्रांजेक्शन में बोला कि मैं करवाऊंगा, तीसरी ट्रांजेक्शन में कहते हैं कि वो करवाएगा। ऐसा नहीं होगा, 1 साल तक वही चलाना पड़ेगा। और ही विल ऑल्सो मेक डिक्लेरेशन इन द इनवॉइस फॉर द फॉरवर्ड चार्ज। जो भी वो इनवॉइस जनरेट करके देगा उस पर वो ये भी बताएगा कि फॉरवर्ड चार्ज में मैं टैक्स पे करूंगा। ठीक है जी। अब यहाँ आ जाओ 10 सर्विसेज बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। अब ओवरसीइंग कमेटी क्या होती है कि देखो, आरबीआई जो होता है ना, अपने बहुत सारे लोन को डिसबर्स करता है, मतलब इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। तो जो उसके फॉरेन के लोन्स हैं वो टाइमली बेसिस पे उनकी रीपेमेंट होती रहेगी, कोई इनके साथ फ्रॉड वगैरह ना करे। तो इसलिए आरबीआई क्या करती है, अपने एक ओवरसीइंग कमेटी बना दी है इन ऑर्डर टू मॉनिटर कि हर चीज़ कैसे चल रही है। तो अगर जो मेंबर है उस ओवरसीइंग कमेटी के, वो अपनी सर्विसेज दे रही है आरबीआई को, टाइमली बेसिस पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ यहाँ पे जो लोन दिया वो सही तरीके से चल रहा है, हर तरीके से परफेक्ट चीज़ें हो रही है, तो उस केस के अंदर जो आरबीआई है उस पर लगा दिया गया कि भैया आप जीएसटी में आरसीएम में पेमेंट करवा के चलोगे टैक्स की। ओवरसीइंग कमेटी फॉर्म बाय आरबीआई बनाती है, जिसका एम क्या होता है कि हर टाइप के जो लोन वगैरह होते हैं वो उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड करे कस्टमर को एज वेल एज बैंक को। ठीक है। वो मतलब एक तरीके से रेजोल्यूशन प्रोवाइड करे वुड हार्म कस्टमर एज वेल एज बैंक, जिसकी वजह से कस्टमर और बैंक को मतलब कोई इशू हो सकता है, कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो उस चीज़ को रिजॉल्व करवाती है ओवरसीइंग कमेटी। 11th के बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय
डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डीएसए कौन होता है? अब देखो बैंक क्या करती है, काफ़ी बार ना अपने अलग अलग टाइप के लोन्स को प्रमोट करने के लिए डीएसए अपॉइंट करती है। डीएसए जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का कहती है कि भैया मेरा सेविंग का ऐसा होम लोन हम ये निकाल रहे हैं, इतने % इंटरेस्ट पे, एजुकेशन लोन ये निकाल रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल लोन ऐसे निकाल रहे हैं, तो वो डीएसए बनाती है अपने कि भैया आप मेरे अलग टाइप के लोन जो है उनको प्रमोट करके आओ। तो अगर कोई भी सर्विस इंडिविजुअल डीएसए, अकेला डीएसए, इंडिविजुअल डीएसए एजेंट दे रहे हैं, ठीक है, किसको? किसी भी बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, एनबीएफसी को, बैंकिंग और एनबीएफसी को दे रहे हैं, पर जो इंडिविजुअल डीएसए है, फोकस करना वर्ड इंडिविजुअल पे, बॉडी कॉर्पोरेट डीएसए नहीं होने चाहिए, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी डीएसए नहीं होना चाहिए। डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, समझने की बात है, डायरेक्ट सेलिंग, 1-to-1 सेलिंग, तो इसके अंदर इंडिविजुअल की बात पे ज्यादा प्रायोरिटाइजेशन है। तो उस केस के अंदर जो बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है वो आरसीएम में टैक्स पे करवा के चलेगी। अगर मैम टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड नहीं है बेटा, एफसीएम और क्या। अब आ जाओ सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट। अब दोनों चीज़ें होती क्या समझो, बैंक्स क्या होता है कि काफ़ी कबार ना अपने बिजनेस फैसिलिटेटर को अपॉइंट करते हैं, ताकि एक तरीके से बिजनेस फैसिलिटेटर क्या करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि जनरल जो बैंक के क्लाइंट होते हैं, कस्टमर्स वगैरह होते हैं, इन्हें नॉलेज देते हैं कि भैया अपना यहाँ पे सेविंग अकाउंट खोल लो, यहाँ पे अपना ऑटो स्वैप लगा लो, मतलब एक तरीके से अपना यहाँ पे करंट अकाउंट खोल लो, एक तरीके से फैसिलिटेट करते हैं। बैंक के जितने भी फंक्शंस वगैरह होते हैं, बैंक के जो अकाउंटिंग वगैरह होती है, जो अकाउंट्स वगैरह बैंक ओपन करके देता है, उनको लोगों को समझाते हैं कि ऐसा ऐसा करो, ये आपके लिए फायदेमंद है। तो बेसिकली बिजनेस फैसिलिटेटर वो होता है। अगर वो अपनी सर्विस किसी बैंकिंग कंपनी को देता है, बैंक के नए नए अकाउंट्स खुलवाता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, बैंकिंग कंपनी आरसीएम में टैक्स पे करवा के चलती है। अब ये अलग कैसे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से, बिजनेस फैसिलिटेटर ना छोटी ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जैसे कि आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जो नीश लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, ठीक है। छोटे लोगों का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली टू द कस्टमर, जिसको एक तरीके से समझो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, छोटे लोग हुए। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होते हैं, ये बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो बॉडी कॉर्पोरेट्स वगैरह होते हैं, ये उनको फैसिलिटेट करते हैं बैंक के बिहाफ पे कि अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनी को सजेशन देते हैं, उनको एडवाइस वगैरह करते हैं कि आप ऐसा 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 कर सकते हो। अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया, तो ऑब्वियसली वो अपने एजेंट अपॉइंट करते हैं। अगर जो उसके एजेंट है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को दे रहे हैं वो सर्विस, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पे आरसीएम की लायबिलिटी आती है। फोकस करना एजेंट की बात हो रही है, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को दे रहा है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर बैंक को अपनी सर्विस दे रहा है तो उस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, पर अगर एजेंट जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को दे रहा है तो उस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ना लग के आरसीएम लगेगा। समझ में आया? देखो सीधी सी बात ये है कि आपको ना आपकी एंट्री के अंदर स्पेसिफिकली गिवन होगा ये फैसिलिटेटर है, ये कोरेस्पॉन्डेंट है। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना कि ये क्या काम करते हैं, इनकी क्या फंक्शनैलिटी है। आपको पता है कि फैसिलिटेटर एक तरीके से जो छोटे मोटे लोग होते हैं उनको टारगेट करते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनीज वगैरह होती हैं, जो बड़े बड़े बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनको टारगेट करते हैं। अब फैसिलिटेटर बैंक को देगा तो आरसीएम, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को देगा तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे बात हुई है एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ सिक्योरिटी सर्विस। अरे भैया कोई भी सिक्योरिटी की सर्विसेज, सिक्योरिटी पर्सन अपनी सर्विस दे रहा है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी नहीं होनी चाहिए। आप समझो सिक्योरिटी की सर्विस में कौन देखता है, एक इंडिविजुअल बंदा सिक्योरिटी की सर्विस दे रहा है, तो कोई भी बंदा चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, वो किसको दे रहा है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम में टैक्स पे करवा के चलेगा। पर अगर वो दे रहा है किसी भी गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, समझ रहे हो, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को, या फिर कॉम्पोजिशन वाले बंदे को, तो उस केस के अंदर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, सिक्योरिटी वाला जीएसटी पे करवा के चलेगा। सीधी सी बात उन्होंने ये कही कि गवर्नमेंट को कोई भी सर्विस दे रहा है ना, हम गवर्नमेंट के ऊपर इतना बर्डन नहीं डालेंगे, कॉम्पोजिशन वाले बंदे पे इतना बर्डन नहीं डालेंगे, तो उस केस के अंदर फॉरवर्ड चार्ज में वो पे करवा के चलेगा, ठीक है। कौन? सिक्योरिटी पर्सनल। यहाँ पे आ जाओ, फिर बेटा बात करते हैं एंट्री नंबर 15 की, विच इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये आपकी तीसरी एंट्री है जहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं कि रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज दोनों के अंदर टैक्स की पेमेंट हो सकती है। पहली कौन सी थी? जीटीए वाली, दूसरी कौन सी थी? ऑथर वाली, तीसरी कौन सी है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तीसरी एंट्री जहाँ पे रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज दोनों के ऑप्शन गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं। जो सप्लायर है वो ऑप्ट कर रहा है कि भैया मैं तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करवा के चलूंगा, जो मोटर व्हीकल को दे रहा है किसी पर्सन को, सप्लायर कौन है?
एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी पर्सन किसी भी रिसिपिएंट को दे रहा है, रिसिपिएंट कौन होना चाहिए आपका बॉडी कॉर्पोरेट जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। तो अगर कोई भी ऐसा बंदा जो कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को अपनी सर्विसेज दे रहा है, कौन सी सर्विस, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की, तो उस केस के अंदर अगर सप्लायर चाहे, कोई भी पर्सन चाहे, तो वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर अपना टैक्स की पेमेंट कर सकता है। और अगर फॉरवर्ड चार्ज में करेगा तो ऑब्वियसली उसको आईटीसी भी मिल जाएगा, पर अगर वही रिवर्स चार्ज में करेगा तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है सप्लायर ऑफ सर्विस जिसकी सप्लाईज चार्जेबल है अंडर रिवर्स चार्ज, तो वो जो सप्लायर है वो इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस का जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो अगर फॉरवर्ड चार्ज में करेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको एक और ऑप्शन दिया गया कि वो 5% जीएसटी के हिसाब से रिवर्स चार्ज के अंदर जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसको बोल सकता है कि तू आरसीएम में टैक्स पे करवा के चले। तब कितना टैक्स लगेगा, 5% का टैक्स लगेगा। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, कि आपने गाड़ी वगैरह दे दी, बस वगैरह दे दी कि आप पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन करो। अब मेन फोकस क्या है, अगर जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो कंसीडरेशन में इंक्लूडेड है तो आरसीएम लगेगा, पर अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंसीडरेशन में इंक्लूडेड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज ही एप्लीकेबल होगा। उसने आपको कहा मैं मोटर व्हीकल आपको रेंट करके दे रहा हूँ, 1 महीने का 1 लाख रुपए लूंगा और इस 1 लाख के अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड है, 1 लाख के अंदर आपका जो पेट्रोल का खर्चा है वो भी इंक्लूड है, तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा, बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करवा के चलेगी। पर अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंसीडरेशन में 1 लाख में इंक्लूड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा और एनी पर्सन जो कि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है वो टैक्स पे करवा के चलेगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि यहाँ पे तो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन बोला है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड चार्ज। अगर जो रिसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, अगर वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब कोई इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, ऑब्वियसली फॉरवर्ड चार्ज। अगर ऐसा ऐसा और ऐसा है तो आपका क्या होगा, रिवर्स चार्ज। इसमें से कोई एक भी चीज अगर आपकी फुलफिल नहीं होती तो क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, तीनों मैच हो रहा है तो रिवर्स चार्ज, इसमें से एक भी चीज मैच नहीं होती तो आपका फॉरवर्ड चार्ज। ध्यान रखने वाली बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फ्यूल का पैसा अगर इंक्लूड है उस अमाउंट में तो रिवर्स चार्ज, फ्यूल का पैसा इंक्लूड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा ही। यहाँ पे आ जाओ, एंट्री नंबर, नेक्स्ट एंट्री आपकी 16, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। मान लो आपके पास डीमेट अकाउंट है, आपके पास सिक्योरिटी रखी हुई है, क्या आप किसी को लैंड कर सकते हो, दे सकते हो, दे सकते हो। तो जो लेंडर है वो बोरोवर को अपनी सिक्योरिटीज दे रहे हैं, तो बोरोवर जो होगा सिक्योरिटीज का वो आरसीएम में टैक्स पे करवा के चलेगा। सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम ऑफ 1997 ऑफ सेबी। दैट इज लेंडर कौन है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि डिपॉजिट कर रहा है द सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड इन हिज नेम, उसकी खुद की सिक्योरिटीज, मेरे शेयर्स, मेरी सिक्योरिटीज, और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और के नाम पे मैं रजिस्टर कर रही हूँ, ऑथराइज ऑन हिज बिहाफ, जिसको मैंने ऑथराइज करा कि भैया मेरे बाद जो मेरा मतलब मेरा ब्रदर होगा या जो इसको भी मैं ऑथराइज कर रही हूँ उसके बाद सिक्योरिटी जानी चाहिए। ठीक है जी। अब बोरो कौन है, एनी पर्सन जो कि बोरो कर रहा है सिक्योरिटीज अंडर द स्कीम थ्रू एन अप्रूव इंटरमीडिएट ऑफ सेबी, सेबी के किसी इंटरमीडिएट के थ्रू अगर वो सिक्योरिटीज बोरो कर रहा है लेंडर से तो उस केस में बोरोवर जो है वो आरसीएम में टैक्स पे करा के चलेगा। वेरी वेरी इजी। फिर एक एक्स्ट्रा मैं आपको सिखाती हूँ इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, इसके ऊपर आप पे क्वेश्चन भी आया था। इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है कि अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली इंपोर्ट कहाँ से करोगे, इंपोर्ट का मतलब क्या है, इंडिया के बाहर से, तो कोई भी पर्सन चाहे वो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, अगर वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है उससे मैं कोई भी सर्विसेज ले रही हूँ, अगर एनी पर्सन कोई भी सर्विसेज ले रहा है अदर देन एनटीओआर, अभी एनटीओआर को छोड़ो, कोई भी पर्सन जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है उससे कोई भी सर्विसेज अगर हम ले रहे हैं तो मैं जो टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर बैठ के सर्विस ले रहा है वो आरसीएम में टैक्स पे करवा के चलेगा। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अदर देन एनटीओआर। इस एनटीओआर का मतलब क्या होता है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक ऐसा पर्सन जो कि ओएडआर की सर्विसेज ले रहा है, ओएडआर की सर्विसेज, तो उसको हम कहते हैं एनटीओआर। तो उस केस के अंदर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको सिंपल सी चीज़ देखनी है, कोई भी पर्सन जो कि इंडिया से बाहर है, इंडिया के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहा है, मैं इंपोर्ट करी उसकी सर्विसेज, कोई भी पर्सन इंपोर्ट करे, रजिस्टर हो अनरजिस्टर हो फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पर्सन करे इंडिया में बैठ के, तो उस केस में जो इंडिया में बैठा हुआ पर्सन है ऑब्वियसली वही आरसीएम के अंदर टैक्स पे करवा के चलेगा। अब इसके अंदर एनटीओआर नहीं होना चाहिए। अब एनटीओआर कौन होते हैं, क्या उसके फंक्शन, ये आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एनटीओआर होगा तो आपको क्वेश्चन में साफ दिख जाएगा। एनटीओआर
को मिली है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, एनटीआर को नहीं मिली तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बेटा ये सारी आपकी ट्रांजेक्शन थी, सप्लाईज थी, जो कि रिवर्स चार्ज के अंदर नोटिफाई होती है अंडर सर्विसेज। ये सारी की सारी 1 पेज चार्ट के अंदर बना लेना, अदरवाइज इससे भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी साइड बाय साइड जहां जहां पे जो पॉइंट आपका एग्जाम्पशन से रिलेट कर रहा था वो सारे पॉइंट्स मैंने बेटा आपको बता दिए। देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी का बता दिया मैंने आपको, लीगल सर्विस का बता दिया, और साथ साथ में मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का बता दिया। अच्छा मुझे फटाफट से एक मास्टर रिवीजन दे दो कि ऐसी कौन सी 3 सप्लाईज है सर्विसेज की जिसपे फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज दोनों का ऑप्शन एप्लीकेबल होता है। मैम एक जीटीए की, एक मेरे पास आती है ऑथर की, और एक आती है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की। ठीक है, ये 3 सर्विस है, इस पर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। आप फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज दोनों अप्लाई कर सकते हो जो आपका मन करे। अब आई होप ये समझ में आएगा, चार्ट्स के थ्रू करोगे बहुत ईजी तरीके से रिवीजन हो जाएगी। चलो बेटा आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 पे। कह रहे हैं मिसेस ए एंड बी एक फर्म है एडवोकेट्स की जिसके अंदर 2 पार्टनर है, मिस्टर ए मिस्टर बी 2 पार्टनर जिनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 की है। ये जो फर्म है इसने लीगल सर्विस दी है एक्स लिमिटेड को। देखने से पता चल रहा है कि बिजनेस एंटिटी है, कितने की 12 लाख रुपए की, 18% का उस पर जीएसटी लगता है। कंसीडर करो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द एग्जाम्पशन एंड सर्विसेज अंडर आरसीएम। आपको क्या बताना है कि भैया क्या ये जो ट्रांजैक्शन है ये आरसीएम में कवर हो रही है नहीं हो रही। 3 केस आपको दे रखे हैं। पहले केस के अंदर अगर जो उसकी टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा की है, सेकंड केस में 20 लाख जितनी है, थर्ड केस के अंदर 20 लाख से कम की है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस मतलब आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको चेक करना है, क्या चेक करना है बेटा कि क्या इसके ऊपर मेरा आरसीएम लग रहा है, आरसीएम नहीं तो क्या मेरा फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है, नहीं तो क्या ये एग्जाम्पशन के अंदर फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो देखो आपको एक चीज़ पता है, मैंने आपको क्या सिखा रखा था एग्जाम्पशन वाले चैप्टर के अंदर, जाओ लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट अगर वो किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं। ठीक है जी, मेरे केस में बिजनेस एंटिटी है, अगर वो बिजनेस एंटिटी की एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 10 लाख 20 लाख 40 लाख से कम की है, मतलब उस अमाउंट से उस थ्रेशोल्ड से कम की है जिससे वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, तो उस केस के अंदर बेटा एग्जाम्प्ट है वो ट्रांजैक्शन, उस पर कोई जीएसटी आने वाला नहीं है। पर अगर उसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर जो है एग्रीगेट टर्नओवर वो ऐसी है कि जिसकी वजह से उस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट है, तो वो टैक्सेबल, और टैक्सेबल भी कैसे, आरसीएम के अंदर टैक्सेबल है, बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है। अब देखो मोर देन 20 लाख मैम टैक्सेबल है आरसीएम के अंदर, इक्वल टू 20 थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुई, लेस देन 20 थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुई, तो दोनों केसेस में एग्जाम्प्ट और इस वाले केस के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है, केस 1 नॉट कवर्ड क्योंकि जीएसटी इज पेबल होगा और आरसीएम में कवर होगा। जीएसटी कौन पे करके चलेगी, मेरी बिजनेस एंटिटी दैट इज एक्स लिमिटेड। केस 2 कवर एग्जाम्पशन के अंदर जीएसटी पेबल नहीं है। केस 3 अगर अगेन कवर्ड है जीएसटी पेबल नहीं है। देखो सबसे पहली चीज तो आपको यही चेक करनी है कि क्या सर्विस एग्जाम्प्ट है जीएसटी से, तो आपको एग्जाम्पशन की एंट्री याद है 45 लीगल सर्विसेज बाय अ फर्म ऑफ एडवोकेट टू अ पर्सन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लाख थी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की, तो वो एग्जाम्प्ट है जीएसटी से। अगर वो एग्जाम्प्ट नहीं है, मतलब देखो अगर तो वो एग्जाम्प्ट है तो कोई क्वेश्चन आपकी जीएसटी की लायबिलिटी के ऊपर अराइज नहीं होता। पर अगर वो एग्जाम्प्ट नहीं है, थ्रेशोल्ड ज़्यादा थी, मतलब थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो गई मेरी एग्रीगेट टर्नओवर, तो उस केस के अंदर आपका आरसीएम और टैक्सेबिलिटी अराइज होती है। आज एग्जाम्पल नंबर 5 पे। ठीक है जी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द आरसीएम इन द लीगल सर्विसेज। कपिल एंड जेट मलानी आर द पार्टनर्स इन द फर्म ऑफ एडवोकेट। ठीक है जी, ये जो फर्म ऑफ एडवोकेट है ये लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज देती है, किसको दे रही है, एडवोकेट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। किसने दी है, फर्म ऑफ एडवोकेट ने एडवोकेट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को दी है। फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस दे रहा है किसी अनदर एडवोकेट को या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट को, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट को कहीं के भी हो, मैम एग्जाम्प्ट है। तो देखते समझ में आ गया, एग्जाम्प्ट है। सेकंड, फर्म ऑफ 5 एडवोकेट्स, एक फर्म ऑफ एडवोकेट किसी दूसरी फर्म ऑफ एडवोकेट को दे रही है तो एग्जाम्प्ट है। तीसरी, एबीसी लिमिटेड एक बिजनेस एंटिटी है जिसकी प्रीसीडिंग ईयर की फाइनेंशियल ईयर है उसकी टर्नओवर जो है 20 लाख से ज़्यादा की है, तो मैम इस केस में क्या है, बिजनेस एंटिटी एग्रीगेट टर्नओवर ज़्यादा है, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा है, तो टैक्सेबल हो जाएगा कैसे, आरसीएम के अंदर। ठीक है जी, यहाँ आ जाओ, एक पीकेआर लिमिटेड है बिजनेस एंटिटी जिसकी टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 20 लाख या उससे कम की है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में बेटा यहाँ पे आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी, लास्ट, राकेश कुमार एक इंडिविजुअल, उसको सर्विस मिली है, मैम किसी नॉन बिजनेस एंटिटी मतलब किसी इंडिविजुअल को मिल गया, अगेन एग्जाम्प्ट है, तो एक ही केस में टैक्सेबल होगी, वो भी आरसीएम के अंदर। कौन से वाले केस में, एबीसी लिमिटेड वाले केस के अंदर। रिसिपिएंट जो होगा सर्विस का दैट इज एबीसी लिमिटेड, वो टैक्स पे करवा के चलेगी गवर्नमेंट को। ठीक है, देखो ये एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट है, ये नोटिफिकेशन में कवर नहीं है, इस पर आरसीएम आपका लग जाएगा। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 पे। चंदन गारमेंट्स लिमिटेड, इसका एक गोडाउन है कोटला मुबारकबाद दिल्ली के अंदर। ठीक है, मुबारकपुर दिल्ली के अंदर। 2 जनवरी 2025 को एक बहुत ज़्यादा ह्यूज कैजुअलिटी इन प्लेस एट द गोडाउन इंक्लूडिंग लॉस ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर की लाइफ भी चली गई ड्यू टू फायर, एवरीथिंग सब कुछ तहस नहस हो गया।
ट्रेड यूनियन ने एक सूट फाइल किया है कंपनसेशन के लिए कि भैया मेरे को 10 लाख का कंपनसेशन दो रिलेटिव्स को एंड किन्स ऑफ 45 वर्कर डाइड इन अ फायर, जो फायर में लोग मरे हैं उनको कंपनसेशन दो, ठीक है। ओनर ने डिफेंड करा केस थ्रू अ सीनियर एडवोकेट। ओनर गया सीनियर एडवोकेट के पास कि भैया 10 लाख रुपए का खर्चा आ गया, जरा बचा लो, कुछ हो सकता है तो। किसके पास? सूरत केशवानी के पास, जिसने चार्ज करे 40 लाख रुपए एज द प्रोफेशनल फीस। 10 लाख बचाने के चक्कर में 40 लाख रुपए उसने प्रोफेशनल फीस के दिए हैं। आपको अपना आंसर बताना है। अगर जो एग्रीगेट टर्नओवर कंपनी की थी चंदन गारमेंट्स लिमिटेड को रिसीव हो रही है सर्विसेज, किससे रिसीव हो रही है? सूरत केशवानी से हो रही है, ठीक है। सीनियर एडवोकेट सूरत केशवानी ने सर्विस दी चंदन गारमेंट को। इसके जो चंदन गारमेंट कंपनी जो है उसकी जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल की टर्नओवर जो है वो 45 लाख रुपीस है। मैम इसका मतलब समझ में क्या आ रहा है? इसका मतलब समझ में बेटा ये आ रहा है कि ये क्या एग्रीगेट टर्नओवर, उसकी एग्जेम्पशन में एग्रीगेट टर्नओवर ज़्यादा है रजिस्ट्रेशन के लिमिट से, तो बेटा एग्जेम्पशन तो मिलने वाली नहीं है, टैक्सेबल होगा आरसीएम के अंदर, ठीक है जी। कौन सी सर्विस है? सर्विसेज बाय सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट है सूरत केशवानी, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल एक्यूज बिजनेस एंटिटी की क्या है? लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, तो उस केस में आरसीएम आपका लग जाएगा, ठीक है। तो देखो वेदर द सर्विस बाय एडवोकेट इज एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट तो नहीं है, क्यों? क्योंकि लिमिट एक्सीड हो रही है तो जीएसटी पेबल होगा। इफ यस, अगर हाँ, तो उस केस में कौन लायबल है जीएसटी पे करने के लिए? भाई जीएसटी पे करने के लिए आरसीएम लग रहा है, चंदन गारमेंट पे करके चलेगा जीएसटी, ठीक है जी। कैलकुलेट करो जीएसटी कितना पेबल होगा लीगल सर्विस पे। क्वेश्चन में बता रखा है जीएसटी के अंदर जो सर्विस है वो दिल्ली के अंदर है और 18% का जीएसटी लग रहा है, तो मैम वही सेम कहानी। 40 लाख उसने चार्ज करे, उसका 9% अब कर लेंगे, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, 360 ये हम पे करके चलाएंगे। कौन? चंदन लिमिटेड, चंदन गारमेंट लिमिटेड। चंदन गारमेंट लिमिटेड के पास आईटीसी रखा हुआ 10,000 रुपये का, क्या वो ले ले इसकी हेल्प? अरे भैया इनवर्ट सप्लाई है उसकी, इनवर्ट सप्लाई का कोई रिश्ता नाता नहीं है आईटीसी से, तो हम आईटीसी का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता वो। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जीएसटी पेड बाय रिसीव्ड अंडर आरसीएम, ठीक है जी। इधर आ जाओ फटाफट से, आईटीसी का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता। अब देखो नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितनी है रिसिपेंट की? 7,20,000 रुपये, 360 उसको उतना ही देने पड़ेंगे, 7-10 वो नहीं होंगे, आईटीसी 10,000 को यूटिलाइज नहीं करेगा। आफ्टर पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर आरसीएम, जो वो आरसीएम के अंदर जीएसटी पे कर 7-20 का, वो उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल 7, आरसीएम इन केस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन में यू विल फिगर आउट कि भैया आपको डायरेक्टली बता ही नहीं रहे कि वो लीगल सर्विस है, आपको खुद अपना दिमाग लगाना है, आपको खुद सोचना है कि भैया इस ट्रांजेक्शन के अंदर हो क्या रहा है। एडवोकेट है, हियरिंग हो रही है, केस लड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आरसीएम लीगल सर्विस की बात कर रहा है, ठीक है जी। तो ये इतना आपको माइंड खुद से अपना अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 7, लालचंद एक इंश्योरेंस एजेंट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, उसको 3,80,000 रुपये इंश्योरेंस कमीशन मिली है जनवरी के अंदर। इंश्योरेंस कंपनी इस व्यू की है कि लालचंद जीएसटी भरेगा। भाई हम क्यों भरे? क्योंकि वही सप्लायर है सर्विस का। बेसिकली एक इंश्योरेंस एजेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दी है, तो मैंने आरसीएम आपको क्या बताया था, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी लाइबिलिटी बनती है। क्योंकि देखो इंश्योरेंस छोटे मोटे होते हैं, आज घर घर में होते हैं, भैया किसी के पास कोई काम नहीं होता, सोचते हैं कि कोई बात नहीं 4 लोगों की इंश्योरेंस करवाएंगे, तो बेसिकली उनको उनसे टैक्स दिलवाना गवर्नमेंट के लिए क्या है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भैया मैं एक काम करता हूँ, मैं कंपनीज को ही पकड़ लेता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ही बोलता हूँ कि तुम जीएसटी पे करवा के चलो। तो उस केस के अंदर जीएसटी कितना बनेगा? 3,80,000 उसको मिले हैं, उसका 18% जीएसटी है, 68,400 जीएसटी पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी टू द गवर्नमेंट, ठीक है जी, जिसको सर्विस रिसीव हो रही है इंश्योरेंस एजेंट की। एग्जाम्पल नंबर 8, आरसीएम इन केस ऑफ रॉयल्टी टू ऑथर। टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड पब्लिशिंग हाउस है, ये एक बुक लेकर आया किसी जीएसटी एंड कस्टम लॉ की एज पर द लेटेस्ट सीबीसीएस करिकुलम। ये भूल ही गए कि एनईपी लग चुका है बीकॉम ऑनर्स के सिलेबस के हिसाब से। टर्म ऑफ द एग्रीमेंट क्या था कि जो ऑथर है KM बंसल, वो रॉयल्टी लेंगे 8% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, जितनी किताबें बिकेगी उसकी 8% की वो रॉयल्टी क्लेम करेंगे। पब्लिशर ने 4,75,000 रुपये एज अ रॉयल्टी टू ऑथर दे ही दिए हैं, हैज़ नॉट ऑप्टेड फॉर फॉरवर्ड चार्ज एज पर द नोटिफिकेशन। दो चीज़ें थी, या तो फॉरवर्ड चार्ज में पे कर दे या फिर क्या है रिवर्स चार्ज में चले, जिसको सर्विसेज रिसीव हो रही है। किसको सर्विस रिसीव हो रही है मैम? टैक्समैन पब्लिकेशन को, वो जीएसटी पे करके चले। तो डू यू थिंक द सप्लाई बाय द ऑथर शुड बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी लॉ? अरे भैया नहीं, यहाँ देखो मैंने आपको सप्लाई वाला चैप्टर याद दिलवाओ, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो बेटा यूज करने को दे रहा है अपनी बुक के जो राइट्स है, टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहा। टाइटल ट्रांसफर होता वो कहता है कि भैया ये किताब मेरी है ही नहीं, तो टैक्समैन की किताब है, टैक्समैन जस्ट पब्लिकेशन है। अगर वो ये कहता है कि जो किताब का ऑथर है यूज करने को दे रहा है तो वो सर्विस है। टाइटल ही ट्रांसफर कर देता, ओनरशिप ट्रांसफर कर देता, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेटा उस बुक को यूज करने के राइट दिए जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनली एंड ओनली राइट्स।
यूज़ ऑफ राइट्स, तो इस केस में ये सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी, ठीक है। हु इज लायबल टू पे जीएसटी एंड रॉयल्टी, भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कौन करेगी, टैक्स में पब्लिकेशन लायबल है जीएसटी पे करने के लिए। अब आ जाओ कुछ मिसलेनियस मिक्स क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। एफएमसी 1, ठीक है जी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है हिंदुस्तान लिमिटेड जो कि मुंबई में लोकेटेड है। इसको टेक्निकल सर्विसेज रिसीव हो रही है फ्रॉम ईशा वाकु लिमिटेड जो कि नेपाल के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। इससे इतना तो ये समझ में आ गया कि जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा हुआ है और जो रिसिपिएंट है वो मुंबई में मतलब टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस है, ठीक है जी। जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज की बिफोर टैक्स कितनी है, 7,50,000 की। IGST 18% का लगेगा। IGST क्यों लगेगा, बिकॉज मैम अगर हम कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि वो इंटर स्टेट है और उस पर IGST लगाते हैं। आपको बताना है GST कितना लगेगा और कौन लायबल है पे करने के लिए, मैम रिसिपिएंट लायबल है। गवर्नमेंट कहाँ जाएगी, किस सप्लायर को पकड़ेगी जो कि बाहर के देश में बैठा हुआ है, गवर्नमेंट लगाती है सीधा रिसिपिएंट के ऊपर ऑब्लिगेशन कि आपको टैक्स पे करवा के ना है। 7,50,000 की वैल्यू है, 18% का GST लगाएंगे, 1,35,000 पे बनेंगे। कौन पे करवाएगा, हिंदुस्तान लिमिटेड। IGST ऑफ 1,35,000 पे विल बी पेबल बाय GST, कौन पे करेगा, हिंदुस्तान लिमिटेड जो कि रिसिपिएंट है सर्विसेज का। आ जाओ, मिस्टर रमन एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है भल्ला कंपनी के अंदर, भल्ला लिमिटेड के अंदर, ठीक है जी। ड्यूरिंग द मंथ नवंबर 2017 रमन ने 70,000 रुपये एज अ डायरेक्टर फी दी है फ्रॉम द कंपनी। रमन को मिली है 70,000 रुपये डायरेक्टर फी फ्रॉम द भल्ला लिमिटेड। आपको भी पता है कि अगर कोई भी डायरेक्टर पार्ट टाइम सर्विसेज दे रहा है, एक तरीके से पार्ट टाइम सर्विस दे रहा है किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी उसके ऊपर GST पे करवाएगी। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू द कंपनी कम्स अंडर रिवर्स चार्ज। देयरफॉर जो रिसिपिएंट है सर्विस का, जिसको सर्विस मिली है विच मीन्स भल्ला लिमिटेड, वो लायबल है GST पे करवाने के लिए। FMC 3 पे आ जाओ, स्टेट द पर्सन लायबल टू पे GST, कौन है, इंडिपेंडेंट केसेस पे ध्यान रख के बताओ। रिसिपिएंट जो है वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है सारे केसेस के अंदर, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी, ये मैंने आपको बता रखा था, कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी भी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो वो RCM एप्लीकेबल हो जाएगा, उस पर जो टैक्स पे करेगी वो बिजनेस एंटिटी करेगी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी, आपको एक चीज पता है जनरल के सिनेरियो में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दे रही है तो उस केस के अंदर बिजनेस एंटिटी पे ऑब्लिगेशन लगाई जाती है कि वो GST की पेमेंट गवर्नमेंट को करवा के चलेगा अंडर RCM। पर इसका एक एक्सेप्शन था कि अगर ये जो है ये एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और जो सर्विस है वो किसकी है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की है, तो उस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ही GST की पेमेंट करवा के चलेगी, विच मीन्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा ना कि RCM। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, RCM एप्लीकेबल नहीं है। जनरली क्या होता है कि GST जो होता है वो एप्लीकेबल होता है अगर कोई सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो GST जो लगता है वो रिवर्स चार्ज के अंदर लगता है, बिजनेस एंटिटी उसके ऊपर टैक्स पे करवा के चलती है। हाउएवर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी उसका एक्सेप्शन है अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो रही है तो। देयरफॉर GST जो होगा वो सप्लाई दैट इज गवर्नमेंट ही पे करवा के चलेगी। अब दोनों ही जो पॉइंट है C और D वो बात करते हैं आपके स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के बारे में। अब पढ़ो फटाफट से, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी पर्सन जो कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को सर्विसेज दे रहा है स्पॉन्सरशिप की, तो उस केस के अंदर आपका RCM एप्लीकेबल होगा। मतलब यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट आपके होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिवर्स चार्ज, यहाँ पे देखो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बाय कंपनी टू एन इंडिविजुअल। यहाँ पे कहानी कहाँ फंस गई, कंपनी टू एन इंडिविजुअल। भैया मैंने क्या बोला था, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। इंडिविजुअल कब से बॉडी कॉर्पोरेट होने लग गए, तो इस केस के अंदर RCM आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। RCM नहीं तो क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज। उस केस के अंदर जो कंपनी है वो क्या करेगी, वो GST की पेमेंट करवा के चलेगी। अब यहाँ पे पढ़ो, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट को मिल रही है बाय अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है पर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में आपका RCM जो होगा एक्टिव हो जाएगा। रिसिपिएंट जो होगा दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट, वो GST की पेमेंट करवा के चलेगा गवर्नमेंट को, ठीक है जी। आज FMC 4 पे ऑन 4 सितंबर 2018 AR रहमान ने एक फेमस बढ़िया सा म्यूजिक कंपोज किया और जिसके लिए उसको 3 करोड़ रुपए की कंसिडरेशन रिसीव हुई है T सीरीज से। AR रहमान को 3 करोड़ रुपए 4 सितंबर को मिले T सीरीज से, ठीक है जी, ताकि वो अपना कॉपीराइट सेल करे उस ओरिजिनल म्यूजिक एल्बम की वजह से। जो ओरिजिनल म्यूजिक एल्बम बनी है उसका कॉपीराइट वो दे। उसने अपना काम खत्म किया और CD उसको दे दी, कब, 20 जुलाई को CD दे दी, दैट इज रिसीविंग। उसके बाद उसने इन्वॉइस जनरेट करके दिया है 24 जुलाई को, ठीक है जी, 24 जुलाई को इन्वॉइस रिसीव करके दे दिया।
जनरेट कर दिया। अब आपको बताना है, डू यू थिंक जीएसटी पेबल होगा इस सर्विस के ऊपर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में? तो पढ़ो, मैंने आपको 9 सबसेक्शन 3 में क्या बताया था कि अगर कोई भी सर्विसेज विच इज रिलेटेड टू म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क, तो उस केस के अंदर बेटा आपका आरसीएम एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब जो टी सीरीज है वो जीएसटी की पेमेंट करवा के चलेगा उन 3 करोड़ के ऊपर, ठीक है जी। दूसरे केस में आपको बोल रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई निकालो, तो बेटा यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने आपका आरसीएम और टाइम ऑफ सप्लाई यूनिट 3 यूनिट 2 दोनों पूछ ली। तो टाइम ऑफ सप्लाई आपको पता है क्या मैम, इन केस ऑफ सर्विसेज और इन केस ऑफ आरसीएम टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाता है? मैम डेट्स देखते थे, कौन सी डेट? जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है, जिस दिन AR रहमान ने इनवॉइस इशू किया उससे 61st डे, एक तो ये वाली डेट चेक किया करते थे, और जिस दिन पेमेंट हुई है, जिस दिन पेमेंट डेबिट हुई है टी सीरीज से उसके बैंक अकाउंट से, वो वाली डेट। तो पेमेंट कब हुई है मैम? 4 सितंबर, ठीक है जी। इनवॉइस जनरेट हुआ है 24 जुलाई। 24 जुलाई में 61 डेज को ऐड करना, 61 डेज ऐड करके बेटा ये 22 सितंबर बनकर आते हैं। 4 सितंबर, 22 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर, मेरा वैल्यू टाइम ऑफ सप्लाई निकल कर आ जाएगा 4 सितंबर। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। सिंस टैक्स पेबल है आरसीएम के अंदर, तो प्रोविजन कौन सा लगेगा? सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। इसके हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाता है? अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी डेट? जो डेट आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करी है, ठीक है, ऑफ द रिसिपिएंट, या जिस दिन आपका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है। ये दोनों डेट्स तो मुझे गिवन नहीं थी, मेरे को तो एक डेट गिवन है कि भैया इस दिन हमने पेमेंट करी है, किस दिन? 4 सितंबर को, ठीक है जी। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। याद रखने के लिए क्या है, सीधा जो भी डेट दिखाई दी जिस दिन इनवॉइस इशू किया था सप्लायर ने, उसमें ऐड कर देना 61 डेज डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके बाद आपकी 22 सितंबर निकल गई, विच एवर इज अर्लियर निकल कर आ गया। अच्छा, अगर मैं आपको याद करवाऊँ, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी इस केस के अंदर, अगर सप्लायर इनवॉइस इशू नहीं कर रहा तो उस केस में क्या करते थे? इनवॉइस डेट ऑफ रिसिपिएंट, समझ रहे हो? इनवॉइस डेट ऑफ रिसिपिएंट हम कंसीडर कर लेंगे अगर सप्लायर इनवॉइस इशू नहीं कर रहा तो, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर बेटा, बहुत ईजी है आरसीएम। कुछ आपको गुड्स की याद करनी है ट्रांजैक्शन, कुछ सर्विस की याद रखनी है, और आपको देखते समझ में आ जाएगी कि वो आरसीएम है। बस आपको एक चीज़ का रट्टा लगाना है, लिटरली बताते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, रट्टा लगाना है। गवर्नमेंट ने इसी को क्यों दिया, इसको क्यों नहीं दिया, वो उसकी मर्जी थी, उसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इन्हीं को क्यों प्रिविलेज दी गई, उनको क्यों नहीं दी गई। सीधी सी बात ये है, आपको लगाना है रट्टा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सप्लायर यही होना चाहिए, रिसिपिएंट यही होना चाहिए, सप्लाई यही होनी चाहिए। तीनों चेक तो आरसीएम, चेक नहीं है तो एक रास्ता हम खोलेंगे किसका? एग्जाम्शन का। अगर एग्जाम्शन में फॉल कर रहा है तो ओके, अगर नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फ्लो कैसे बनाना? आरसीएम है, ठीक है। आरसीएम नहीं है तो क्या एग्जाम्शन है? हाँ एग्जाम्शन है, ठीक है जी। एग्जाम्शन नहीं है तो क्या फॉरवर्ड चार्ज लगेगा? ऑब्वियसली, ठीक है। तो इधर आपका आरसीएम जो है वो कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है। कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना।